बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी थी, ओके ओनली अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, मैं कहूँगी इट वाज काइंड ऑफ अ रीस्टार्ट फॉर मी। तो पोलम्प्लो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। राइट नाउ तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जैसे लिंक। म्यूचुअल हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस आप करा लेते हैं विच गिव्स यू एडिशनल सिक्योरिटी। तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि उतना टैक्स देना वर्थ है? कहते हैं कि नए देश में सेटल होना एक रीबर्थ के बराबर होता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो एक सूटकेस और कुछ दिनों का ट्रायल लेके हम वहाँ पर लैंड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही अनजान गलियाँ हमारे लिए अनजान से कब अपनी बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये जो लाइंस हैं वो हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन पर बहुत सूट करती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट प्राची एंड नीलेश। वेलकम टू आवर शो प्राची एंड नीलेश। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर Thank you हैविंग for अस। inviting us. थैंक यू सो मच। इंडिया में जब भी अब्रॉड शिफ्ट होने की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है या तो यूएस का या फिर कनाडा का, बट आपने इन सबसे अलग हटके एक नया देश चुना, दैट इज़ फ्रांस। तो ये आपका एक म्यूचुअल डिसीजन था, एक कॉन्शियस था, या फिर एक ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड डिसीजन था कि बाय चांस यू गेट द अपॉर्चुनिटी? हमने फ्रांस को चुना या फ्रांस ने हमको चुना, इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि फ्रांस ने हमको चुना। क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका नाम है श्नाइडर इलेक्ट्रिक। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया में मैं काम करता था काफ़ी लंबे टाइम से, और फिर अपॉर्चुनिटी मिली मुझे श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया से श्नाइडर इलेक्ट्रिक फ्रांस में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो मैंने अपॉर्चुनिटी ले करके हम यहाँ पे शिफ्ट हुए बेसिकली। तो ये कहूँगा कि बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी थी, ओके ओनली अपॉर्चुनिटी थी, जो मूविंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस बिकॉज ऑफ श्नाइडर इलेक्ट्रिक। ओके, ऐसा था। तो आप यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आए थे? जी जी जी। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग लोकल कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। जी। तो और इन 10 सालों का सफ़र कैसा रहा? फ्रांस आपके लिए एक अनजान देश से घर कैसे बना? यहाँ पे जब हम आए थे तो पहले आई गेस विथ लाइक एवरी अदर इंडियन सब 2 साल का ट्रायल पीरियड माइंडसेट लेके आते हैं कि पहले 2 साल जाके देखेंगे यहाँ का सिस्टम कैसा है, यहाँ का एजुकेशन और दूसरे एस्पेक्ट्स। तो हम भी उसी मानसिकता के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल, लेकिन वक्त जल्दी गुजर गया ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। यहाँ का particularly this city Grenoble, it's very close to nature। यहाँ से हमें एल्प्स डायरेक्टली दिखता है सामने। इट्स अ प्लेजर टू योर आईज। पोल्यूशन कम है। ये बात हुई नेचर की। फिर अगर हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ का सिस्टम हमें काफ़ी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बच्चों को धीरे धीरे यहाँ की लैंग्वेज समझ में आ गई, उन्होंने जल्दी सीख लिया इनफैक्ट। तो वो भी यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो गए। और उन्हें यहाँ का करिकुलम अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो धीरे धीरे एट्रीब्यूट्स थे जो ऐड करते गए कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ सालों के लिए। तो 2 साल 5 साल में बदल गए। फिर यहाँ पे हम दोनों को जॉब सेटिस्फैक्शन भी था, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे देखते देखते 5 साल फिर 10 सालों में गुजर गए। फिर दोस्त मिले, अच्छे दोस्त मिले, कंपनी अच्छी है यहाँ पे। तो हाँ, अभी हम लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे। वी कैन फर्दर स्टे फॉर मेनी मोर ईयर्स इट सीम्स। ओके, आप तो यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आए थे, लेकिन प्राची आपने यहाँ पे आके फिर से जॉब सर्च किया, तो इट वाज अ रीस्टार्ट फॉर यू, लाइक आपको ज़ीरो से पूरा शुरू करना पड़ा? और अगर हाँ तो आपने कैसे स्टार्ट किया? और क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि जॉब पोर्टल्स कौन से यहाँ पे अच्छे हैं जिनके थ्रू उनको जॉब मिलने में हेल्प हो? करेक्ट।
जी हाँ, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरे पास इंडिया में जॉब थी, लेकिन मैं इंडिया में जॉब छोड़ के यहाँ पे आई। मैंने फ्रेशली अपना मास्टर्स फिनिश किया था इंडिया से, तो मेरे दिमाग में ये था कि नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जॉब ढूंढना। तो जहाँ बात आती है रीस्टार्ट करने की, तो हाँ, मैं कहूँगी इट वाज काइंड ऑफ अ रीस्टार्ट फॉर मी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जॉब ढूंढने के लिए। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग अवेलेबल थे जो अच्छी गाइडेंस दे रहे थे मुझे। जैसे कि एक गाइडेंस ये भी था कि अगर आप यहाँ से मास्टर्स कर लेते हो तो आपको शायद जॉब मिल सकती है, क्योंकि एक वो भी रहता है कि आपने इंडिया से डिग्री ली है और यहाँ पे जॉब में लोग उतना शायद आइडेंटिफाई ना करें इंडियन डिग्री को, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से डिग्री लेके जॉब के लिए अप्लाई करो। तो इनिशियली मेरा ये था कि शायद मैं अपना, जो मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, मास्टर्स के बाद पीएचडी करना है, तो शायद ये इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू मास्टर्स एंड देन डू पीएचडी। बट वो मेरे लिए काम नहीं किया, क्योंकि जिस फील्ड से मैं हूँ उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेनोबल में नहीं है फॉर पीएचडी। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप करके फिर लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स देखने चालू किए। और यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी होती है कि आप यहाँ आओ और पोल एम्प्लॉय है जो अभी फ्रांस तरवाई है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करो। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर न्यू कमर्स हु आर कमिंग टू फ्रांस। पोल एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको हेल्प करती है जॉब ढूंढने के लिए। इट्स the portal is also available online for all job seekers. आप रजिस्टर करो पोल एम्प्लॉय में एंड उसके बाद फिर पाथ धीरे धीरे खुलने लगता है। दे गिव यू एडवाइसेस, दे गिव यू गाइडेंस कि आपको क्या करना है। एक और चीज़, जैसे फ्रांस में फ्रेंच आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पोल एम्प्लॉय आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप लैंग्वेज सीख सकते हो। दे प्रोवाइड कोर्सेज फॉर फ्रेंच ऑल्सो फॉर फ्री। each person is assigned a counselor, जो आपको गाइड करता है कि आपको आपका रेज्यूमे कैसे लिखना चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। सो यहाँ पे उस सेंस में काफ़ी अच्छा है सिस्टम पोल एम्प्लॉय का। बाकी ऑनलाइन तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं राइट नाउ, तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, जैसे लिंक्डइन तो है ही, हेलो वर्क भी है, वेलकम टू द जंगल, epic.fr, cadre.fr। तो जी हाँ, मैंने पोल एम्प्लॉय में रजिस्टर किया, उनका गाइडेंस लिया, फ्रेंच के कोर्सेज भी किए थोड़े बहुत, और जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी और फिर फाइनली यहाँ पे मुझे जॉब मिली। ओके। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या फिर जो स्पॉन्टेनियस कैंडिडेचर हम डालते हैं, तो इट्स सेम लाइक इंडिया और यहाँ पे या फिर कुछ चेंज है? ओके। इंडिया में और यहाँ पे वैसे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे पोल एम्प्लॉय का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सिस्टम मैंने इंडिया में नहीं देखा था, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशन इट्स द सेम लाइक इन इंडिया ऑल्सो। वो तो आपको डायरेक्टली या तो एचआर को भेजो स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशन, या वाया पोर्टल या जॉब पोर्टल्स। जी हाँ, बस सिस्टम वाइज मुझे बस यही लगा कि पोल एम्प्लॉय इज़ वेरी इफेक्टिव। क्या आप हमारे ऑडियंस को लिंक्डइन के अलावा 3 जॉब पोर्टल्स के नाम बता सकते हैं जो उनको यहाँ पे जॉब सर्च करने में हेल्प करे? बिल्कुल। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा epic.fr यूज़ किया है। यहाँ पे एक कैद्र भी है, cadre.fr, जो इफ़ेक्टिव है। नए में हेलो वर्क है, ये 3 तो हैं ही। इसके अलावा इंडीड तो खैर हाँ, इट्स फॉर ऑल द कंट्रीज़। और वेलकम टू द जंगल है। अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो तो एक इनो वैली करके वेबसाइट है। वहाँ पे इट्स नॉट लाइक अदर जॉब पोर्टल्स जहाँ पे आप रेज्यूमे डाल रहे हो, वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल जस्ट अपडेट कर देना है। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू दे विल कॉन्टैक्ट यू, तो इट्स लाइक दैट।
तो हाँ, पहले 3 तो वेलकम टू द जंगल, इंडीड और ये एपेक, कैद्र, ये सब। किसी फ्रेंच कंपनी में अच्छे से इंटीग्रेट होने के लिए किस लेवल तक का फ्रेंच आना इम्पॉर्टेंट है जिससे वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से इंटीग्रेट हो जाए? ये खासकर डिपेंड करता है कि 2 चीज़ों पे। एक तो वो कंपनी जो है वो किस तरह की कंपनी है, या तो वो प्योर लोकल कंपनी फ्रेंच कंपनी है जिसका पेरीमीटर सिर्फ फ्रांस है, या कि मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि वो प्रोफाइल जो एम्प्लॉई है उसका प्रोफाइल क्या है, किस प्रोफाइल के हिसाब से काम करता है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए आप एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि प्योर फ्रेंच कंपनी है जिसकी पेरीमीटर सिर्फ फ्रांस की है, और वहाँ पे आप ऐसे प्रोफाइल में हो जो प्योरली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वाला प्रोफाइल है, जैसे कि डिज़ाइन हो गया या डिज़ाइनर हो गया या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, वहाँ पे आपको फ्रेंच बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जितनी भी करस्पॉन्डेंस होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, सब वो लोकल लैंग्वेज में ही होते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ अपनी ही कंपनी की, फॉर एग्जांपल श्नाइडर इलेक्ट्रिक की, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, और मैं अपना प्रोफाइल लूँ जहाँ पे मेरे को ग्लोबली सभी से कनेक्ट करना पड़ता है, तो मेरे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं जो मल्टीलिंग्विस्टिक बंदे हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर पहला वाला केस मैं बोलूँ जहाँ पे प्योर आप फ्रेंच कंपनी में हो, आपको मिनिमम B2 तो चाहिए टू बी इफेक्टिव। B2 या इवन C1 मैं बोल सकता हूँ, उस लेवल तक का चाहिए कि आप मिनिमम आप कोलैबोरेट कर सकें, सोशलाइज कर सकें, अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकें। और अगर मैं इस तरीके की कंपनी की बात करता हूँ जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गई, वहाँ पे शायद आपका B1 काफ़ी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो सोशलाइज करते हैं आप ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी मल्टीलिंग्विस्टिक है, तो मल्टीलिंगुअल है, तो उस तरीके से है, डिफर करता है। ओके, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस प्राची? जी, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि ऑफ कोर्स आई एग्री, जैसे इन्होंने कहा कि आपकी क्या प्रोफाइल है। तो जैसे मेरी प्रोफाइल है डिज़ाइनिंग, यूएक्स, वो भी यूएक्स यूआई विच इज़ वेरी लिमिटेड। अभी खैर बहुत जानने लगे हैं लोग इस प्रोफेशन के बारे में, बट जब मैं आई थी तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ नहीं थी यूएक्स यूआई को इम्प्लीमेंट करने वाली। जो थी वो लोकल कंपनीज़ थी, तो मेरे लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज फर्स्ट। तो आई वुड अग्री कि अगर आपको इफ़ेक्टिवली टीम में कोलैबोरेट करना है तो आपको फ्रेंच फ्लुएंट होनी चाहिए आपकी। इट शुड नॉट बी इंटरमीडिएटरी, जैसे हम B1 बोलते हैं इंटरमीडिएट है, बट आई गेस फ्लुएंट होनी चाहिए C1, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट राइटिंग एंड रीडिंग ईमेल्स, इट्स ऑल्सो डिस्कसिंग विथ योर कोलीग्स। तो उसमें इफ़ेक्टिव होने के लिए आपको अच्छी फ्लुएंसी आनी चाहिए। अगेन, अगर आपको इंटरनेशनल कंपनी मिलती है जहाँ पे आपको क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, तो ऑब्वियसली जैसा इन्होंने कहा कि टीम भी जानती है इंग्लिश, तो देन इट बिकम्स ईजी टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ विद देम। बट येस, फॉर अ वेरी लोकल फ्रेंच कंपनी जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है जो फ्रेंच लोगों के लिए है, और मेरे जॉब में जैसे रिसर्च लगता है, तो अगर मैं फ्रेंच लोगों के साथ रिसर्च करूँगी तो मुझे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए, ऐसा है। तो इफ़ आई वांट टू बी इन अ वेरी लोकल कंपनी, सो आई शुड हैव फ्रेंच फ्लुएंट, क्योंकि इवन टू पास द जॉब इंटरव्यू फ्रेंच में रहेगा। तो आपको फ्रेंच अच्छे से आनी ही चाहिए। एंड द CV जो है वो भी फ्रेंच में ही होना चाहिए। ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द न्यू जॉब सीकर्स। पोल एम्प्लॉय की बात तो मैंने बोली, सबसे पहले जो चीज़ लोग नहीं करना चाहते, मैंने बहुत लोगों से देखा कि वो अपनी रेज्यूमे इंग्लिश में ही रखते हैं। ये मैंने भी किया था कि जस्ट टू से कि मुझे फ्रेंच नहीं आती। कुछ लोगों का वो माइंडसेट होता है कि मैं फ्रेंच में रेज्यूमे इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि एम्प्लॉयर को लगेगा कि मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है अगर मेरा रेज्यूमे फ्रेंच में हो। बट दिस इज़ नॉट द केस। आपको अगर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो आप भले ही आपको फ्रेंच अच्छे से नहीं आती है, लेकिन एक फ्रेंच रेज्यूमे रखें और उसी को आप भेजें कंपनीज में। तो हम ये बोल सकते हैं कि
एटलीस्ट B2 to C1 लेवल तक की फ्रेंच इम्पॉर्टेंट है Important टू है। इंटीग्रेट वेल इन द फ्रेंच कल्चर एंड Exactly. एनवायरनमेंट। हाँ हाँ, कंप्लीटली एग्री। फ्रेंच कंपनीज। फ्रेंच कंपनीज Companies. में yes. कहते हैं किसी भी देश की असली खूबसूरती वहाँ के मॉन्यूमेंट्स में नहीं, लेकिन इस बात में रहती है कि वो अपने लोगों की हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। और फ्रांस में हेल्थ केयर एक बेसिक राइट माना जाता है। एज एन एक्सपेक्ट कपल, आपके हिसाब से यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो कितना सेफ्टी नेट रहा है? और अलग से हमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कार्ट वीटल, इज इट इनफ, या फिर जो म्यूचुअल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका कितना रोल रहता है? ये बात आपने सही की कि फ्रांस में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का प्रोविज़न काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आप टैक्स देते हैं, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो उसके रिटर्न में जो हमको हेल्थ और एजुकेशन मिलता है, द प्रोविज़न इज़ वेरी गुड, विच इज़ कवरिंग यू इन ऑल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट basically, even to some critical illness also। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप जैसे म्यूचुअल हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस आप करा लेते हैं, विच इट गिव्स यू एडिशनल सिक्योरिटी विच इज़ नॉट कवर्ड बाय सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, दिस अमाउंट मैं ये बोलूँगा कि स्टिल कंपेयर टू इंडिया या दूसरे देशों में जितना मुझे पता चला है या देखा है मैंने, स्टिल इट्स रीजनेबल। and due to that you are getting the full let's say complementary benefit, or you can say full safety on your health, Okay. right from first line of illness up till the critical illness। Okay. Yeah. Okay, so कार्ट वीटल कवर्स द फर्स्ट लाइन इलनेस, और अगर हम म्यूचुअल भी ले लेते हैं तो इट गिव्स अस 100% कवरेज ऑफ, coverage including critical illness and long term Including, cure, okay. everything इट कवर्स एवरीथिंग। everything ओके ओके, तो स्टार्टिंग में जब कोई भी आता है तो उसका फ्रेंच लेवल उतना नहीं होता है कि वो मेडिकली डॉक्टर्स के साथ ऐसे डील कर सके, तो इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स फाइंड करना इजी है यहाँ पे? उतना इजी नहीं है, okay. काफ़ी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोविज़न हेल्थ केयर का बहुत अच्छा है, बट वो प्रोविज़न प्रोवाइड कराने के लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ शायद आज के डेट में हर 3-4 हज़ार पेशेंट्स के पीछे एक डॉक्टर है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की क्वांटिटीज़ बहुत कम है और मेडिकल स्टाफ काफ़ी लिमिटेड है। तो उसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग ढूंढना वो और मुश्किल हो जाता है इनफैक्ट। तो हमारे साथ में ऐसा हुआ कि थैंक्स टू स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हमारे काफ़ी स्नाइडर के लोग बाहर से आते हैं, तो एक एक्सपर्ट की उनकी डायरेक्टरी है। तो उनके पास में, और जो हमारा जो कंपनी में, जो हमारे ऑफिस में जो इन्फर्मरी है, जो फर्स्ट एड डिवीज़न है, वहाँ की जो डॉक्टर और नर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ एक लिस्ट शेयर करी थी डॉक्टर्स की, कि जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वहीं से फिर हम लोगों ने एक इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर को अप्रोच किया बेसिकली। तो समहाउ बिकॉज ऑफ स्नाइडर, फिर उन्होंने भी फिर एक्सेप्ट किया हमें एज अ पेशेंट, और इस तरीके से फिर वो कोलैबोरेशन हुआ। अदरवाइज शुरू में डिफिकल्ट होता है to get to reach to a family doctor, let's say to find a family doctor and to let's say find a family doctor English speaking। Okay. एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कि टू एक्सेप्ट, सो मैं उस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि जैसे इंडिया में हमें कोई इलनेस होती है तो हम किसी भी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे एक जनरल मेडिसिन होता है जो आपके लिए रहता है, तो वो थोड़े लिमिटेड रहते हैं, फैमिली डॉक्टर्स जैसे हम कहते हैं। और उनको एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट्स दे हैव, दे मे एक्सेप्ट टू बी योर जनरल मेडिसिन और नॉट। सो आप इसके लिए भी रेडी रहिए कि हो सकता है कि जिस डॉक्टर को आप चाहते हैं कि वो बने, वो शायद अवेलेबल नहीं हो आपके लिए। तो इन टर्म्स ऑफ इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे।
अपॉइंटमेंट्स इतने इजीली नहीं मिलते, ओके। और लैंग्वेज का तो इशू है ही। तो अगर फिर इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं? इन दैट केस ग्रेनोबल में, पर्टिकुलरली ग्रेनोबल में, शायद पेरिस या बड़े जगहों पे और होगा, ग्रेनोबल में यहाँ पे जो CHU है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है, ओके। इमरजेंसी लेन है। सिमिलरली यहाँ पे 2 क्लिनिक्स हैं जो 24/7 के नाम से हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, विद बॉडी गेस्चर, विद हेल्प ऑफ ट्रांसलेट आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करके ओके। समझा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और एटलीस्ट एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मिल जाती है। ओके। हाँ, और इन केस कुछ सीरियस इशू है तो वही आपको फिर मेन डॉक्टर के पास रिफर कर देते हैं। ओके, तो इन दैट केस हम इमरजेंसी में जाके अपनी प्रॉब्लम उनको बता हाँ, के जी, फिर हमें वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है। सोल्यूशन मिल जाता है। और Solution- स्टार्टिंग में फिर लैंग्वेज के लिए हम गूगल ट्रांसलेटर या फिर थोड़ा बहुत, अगर वो थोड़ा बहुत इंग्लिश उनको आता हाँ, है तो हाँ। उसकी हेल्प से वी कैन एक्सप्लेन आवर प्रॉब्लम टू हाँ देम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यहाँ पे जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट टैक्स, आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में यूज़ करती है, तो आपको 10 साल हुए, तो इस जितना आपने टैक्स दिया है तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि उतना टैक्स देना वर्थ है? आर यू गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑल? इज इट वर्थ टू गिव दैट मच ऑफ टैक्स? अब ये एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ ये एक रिलेटिविटी है। अगर रिलेटिव कंपेयर करूँ इंडिया से तो यहाँ पे वर्थ है, क्योंकि इंडिया में भी हम 30% टैक्स भरते हैं लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, ना ही हेल्थ केयर में, ना ही एजुकेशन में। यहाँ पे एटलीस्ट 22% जो सोशल सिक्योरिटी हम लोग देते हैं उससे स्कूलिंग फ्री हो रही है, उससे बच्चों की हमारी मतलब हेल्थ केयर पूरा फ्री हो रहा है, तो एक तरीके से बेनिफिट तो है। अब उसमें भी ऐसा है कि अगर जो भगवान की दया से स्वस्थ रहता है, मे बी वो पूरा फुल अवेल नहीं कर पाता वो 22% टैक्स जो पूरा का पूरा है, मतलब जो बीमार पड़ ही नहीं रहा है लेकिन जो बीमार पड़ता है उसके लिए तो बेनिफिट है। तो इस तरीके से, बट आई वुड से कि ये अच्छा सिस्टम है कंपेयर टू इंडिया या कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा है। आप यूएस में देख लीजिए, इतना महंगा है, तो उस हिसाब से तो अच्छा ही है। आई मीन इट्स वर्थ, मेरे हिसाब से तो वर्थ है। आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, एजुकेशन फ्री बच्चों मिल की, रही है, हाँ। आप टैक्स पेयर हैं, आपको हेल्थ पूरा फ्री मिल रहा है, और जैसे मैंने बोला, हेल्थ में इज नॉट ओनली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बट आल्सो क्रिटिकल इलनेस एज वेल। ओके। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मतलब बीइंग एन इंडियन, अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे वर्सेस इंडिया में आपको अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन के लिए आपको प्राइवेट स्कूल्स ही लेने पड़ते हैं। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन पब्लिक प्रेफर होता है। जैसे मेरे दिमाग में ये था कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो तो शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे पब्लिक को अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ कुछ आपको आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाता, तो ये बहुत बड़ा गेन है। तो उस हिसाब से सबके लिए इक्वल है। एजुकेशन इज इक्वल फॉर एवरीवन। वो एक उसमें एक सिस्टम अच्छा है कि आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, करिकुलम, लेवल ऑफ एजुकेशन सबका सेम रहेगा, मेथड ऑफ एजुकेशन सेम रहेगा। So it's worth to pay tax and we'll get the education plus medical plus infrastructure as well. यहाँ पे जो टैक्स हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 टैक्स है एक्चुअली। जो हम जो हेल्थ और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो गया। सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो कटता है, एंड यू आर गेटिंग ए बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया एंड ऑल दैट। और जो एक सेकंड होता है जो इनकम टैक्स इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, बट दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ फैमिली, इनकम एंड अदर थिंग्स, व्हिच इज स्टिल आई वुड से is okay. Depends again how much family is earning, number of people in the family, but it's overall coming to the bracket of 28 to 30% overall.
सोशल सिक्योरिटी प्लस इनकम टैक्स, तो इन दैट वे इट्स फाइन. ओके, तो सोशल सिक्योरिटी इज सेम फॉर ऑल, यस. बट जो इनकम टैक्स है वो आपके डिफरेंट स्लैब के अकॉर्डिंग फिर वो चेंज हो जाएगा, फैमिली साइज प्लस फैमिली साइज. यस, हाँ, यहाँ उसके पे हिसाब जो से। टैक्स कैलकुलेट होता है वो इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट. यहाँ पे आपका फैमिली साइज अगर बड़ा है तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा. ओके. फैमिली साइज अगर छोटा है तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक इक्वल फॉर एवरीवन. Okay. इट्स दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी. ओके, तो ये इक्वलिटी में ज्यादा बिलीव Equality, करते हैं. equality. इक्वलिटी. यस. ओके. ओके, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टैक्स फाइलिंग का लेवल ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम 0 to 10. अगर आज के डेट में इट इज इजी, मैं बोलूँगा 1 प्रोबेबली 2. ओके. अगर यही चीज़ अगर आपने मुझसे 10 साल पहले पूछी होती तो मैं बोलता 9 या 10. ओके. क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स फाइलिंग एक अलग चीज़ है, बट टैक्स के जो प्रोविजंस हैं अंदर उसको समझना इतना मुश्किल है कि इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि जितने भी अंदर प्रोविजंस हैं, क्लॉजेस हैं, उसमें किस में क्या डालना है, किस में क्या, उसको समझना इतना मुश्किल. प्लस सब चीज़ फ्रेंच में होता है. यस. तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. थैंकफुली शुरू के 2 साल हम लोगों को एक काइंड ऑफ गाइडेंस मिला फ्रॉम Schneider. दे हेल्प्ड अस टू फाइल द टैक्स. तो तब थोड़ा धीरे धीरे समझ में आया कि टैक्स के क्लॉजेस क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हैं, फैमिली साइज के हिसाब से फिर अलग अलग मैंने उसमें मतलब क्लॉजेस हैं. तो इट्स was difficult to understand at the beginning. Now it is simpler. Okay. And tax refund? Same, I would say. Same. Same. Okay. Same. Okay. And the last one is how easily to get the tax related information? अब तो काफ़ी इजी हो गया है. अब तो काफ़ी सिंपल हो गया क्योंकि हर टैक्स पेयर का एक अपना पब्लिक फाइनेंस में एक ये होता है, अपना खुद का एक पोर्टल होता है. तो वहाँ से कम्युनिकेशन आता है कि भाई 31 मई से पहले आपको अपना टैक्स फाइल करना है एंड ऑल दैट. जितने भी सिटी टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सबका इन्फॉर्मेशन वहीं पे आता है. पहले मुश्किल था क्योंकि पहले मतलब पेंडेमिक के पहले Okay. पेंडेमिक के पहले मुश्किल था कि हर चीज़ें वो बाई पोस्ट आती थी. तो इट वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट, बाई हैंड ही करना पड़ता था. अब तो इजी हो गया है. Okay. So now you can fill the online? Yes, we can fill online and everything is managed online now. Everything is managed Yes, online. yes. Okay. So you will get the email to related the tax information. There is an email which comes before for any tax, for example. Okay. for अगर टैक्स सिटी टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया तो उसका तो ईमेल आ जाता है कि बाय सो एंड सो डेट आपको टैक्स भरना है. इनकम टैक्स के टाइम पे भी ईमेल आ जाता है कि बाय सो एंड सो टाइम यू हैव टू फाइल द टैक्स. Okay, so after pandemic things has changed and Has changed, it's all has changed. digitalized now. Is all digitized now. Okay. Yes, exactly. तो ये फिर आई थिंक इट्स अ बिग हेल्प कि अब हमें पोस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं उतना देना पड़ेगा. पहले बहुत मुश्किल होता था. पहले मुश्किल होता था. इवन आई मीन 2016-17 में भी जब हम लोग जितना भी हम लोग ने भरा सब वो पेपर बेस्ड ही था. ओके. उसके बाद पेंडेमिक के बाद ड्रास्टिक चेंज हो गया. ओके. आप आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट हमेशा सुर ढूंढता है, पर जब हम किसी नए कल्चर में जाते हैं तो हमारे लिए शुरू में वो थोड़ा बेसुरा हो जाता है. तो जब आप 10 साल पहले आप फ्रांस आए थे और यहाँ की नई धुन में ढलना शुरू किया था, ऐसा कौन सा कल्चरल नोट है जो आपकी इंडियन अपब्रिंगिंग के साथ सबसे ज़्यादा आउट ऑफ ट्यून हुआ? तो वो सबसे बड़ा झटका जिसने आपको फ्रांस की असलियत से रूबरू कराया? लैंग्वेज क्या क्वा ये एक नोट हुआ. तो लैंग्वेज सबसे बड़ा झटका है. और फ्रैंकली हो सकता है दूसरे लोगों ने ज़्यादा रिसर्च किया होगा, बट हमने इतना रिसर्च नहीं किया था आने से पहले, क्योंकि हमारी सिचुएशन भी ऐसी थी कि हमें तुरंत फ्रांस आना था.
तो लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर होगा हमने सोचा नहीं था। और पर्टिकुलरली ग्रेनोबल में जहाँ पे जब हम आए थे तब लोग इतना इंग्लिश नहीं बोलते थे, ओके। तो आपको मैंडेटरी था कि फ्रेंच आनी चाहिए। ये एक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल यही, मतलब सबसे बड़ा पहला शौक तो यही लगा कि लैंग्वेज, और जैसा प्राची ने बताया कि हम लोगों को टाइम काफ़ी कम मिला यहाँ शिफ्ट होने का, तो काफ़ी लोग पहले से कुछ कोर्स कर लेते हैं या कुछ तैयारी करके आते हैं, एटलीस्ट मिनिमम कुछ वोकेबलरी सीख के आते हैं। हम लोगों को वो मौका भी नहीं मिला। ओके। तो 10 साल पहले ग्रेनोबल जैसे जगह में ये काफ़ी लिमिटेड था। लोग बाग, मतलब यहाँ के लोग इंग्लिश भी दे डिडंट यूज टू स्पीक, आज भी नहीं बोलते हैं, बट एटलीस्ट सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है पेंडेमिक के बाद। ओके। और इसके पहले तो बहुत ही डिफरेंट था। तो सबसे पहला शौक तो यही बैठा कि लैंग्वेज वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। दिस वाज द बिगेस्ट काइंड ऑफ शॉक फॉर अस। ओके। देन कल्चर की अगर बात करते हैं तो कल्चरल शॉक यही है कि ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट। अगर आप देखो एथनिसिटी अगर डिफर होती है तो कल्चरल चेंजेस तो होंगे ही। और अगर हम वेस्ट वेस्ट में रहें तो अलग बात है, लेकिन हम ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं तो हमारा जैसे इंडियंस का इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। हम लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं। हम लोग फिज़िकल वर्क उतना ज़्यादा करने की आदत नहीं थी हमारी। और यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ा शौक यही था कि यहाँ के लोग इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उन लोग का इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है, हमारे जैसे इमोशंस पे उतना कंट्रोल नहीं है इफ़ वी कंपेयर। दूसरा ये कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग फिजिकली, इन द सेंस कि हर चीज़ उन लोग कर लेंगे। मतलब कोई भी चीज़ खराब हुई तो उन लोग खुद ही उसको जोड़ने में लगे रहते हैं, जो हमें आदत नहीं थी। क्योंकि इंडिया में तो हमें आदत है कि कोई ना कोई आ जाएगा, कोई भी चीज़ खराब हुई तो सुधार लेगा। बट यहाँ पे आपको सारा काम ऑलमोस्ट खुद ही करना पड़ता है। तो वो भी बहुत बड़ा शौक था कि चीज़ें सीखो, क्योंकि आती नहीं है, पहले वो सीखो। यू आर ऑन योर ओन, यू कैन से यू आर ऑन योर ओन। और जब आप नए नए आते हो तो आप बहुत सारे लोगों को जानते भी नहीं, अब धीरे धीरे आप कॉन्टैक्ट्स बनाते हो। बट इनिशियली तो इट्स काइंड ऑफ कि आप अपने खुद ही अपना जो है आत्मनिर्भर बनो, खुद ही सब कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो। ये एक शौक था। और ऑफ कोर्स कल्चर तो बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग के फेस्टिवल्स वगैरह कितने डिफरेंट हैं, इनके फेस्टिवल्स डिफरेंट हैं। तो कोई भी लिंक नहीं है। All you can do is that you can find a group of Indians, your own community, so that कल्चरली आपको लगे कि आप ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो। जो यहाँ हर कंट्री में होता है, हर सिटी में होता है, यहाँ पे भी है। जैसे कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे इंडियन, तो आप आके इंडियन कम्युनिटी बनाओ, कल्चरली इंटीग्रेट हो सकते हो। लेकिन हाँ, इनके साथ आप नहीं हो पाओगे क्योंकि ऑफ कोर्स इनका कल्चर तो बहुत ही डिफरेंट है। And language is a barrier, like लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट बैरियर इन फ्रांस। अभी भी हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर जहाँ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो। फ्रांस में वैसे बाय द वे पेपर वर्क बहुत है। yes. हम इस पे भी आएंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो वो बहुत ही क्योंकि इतना सारा पेपर वर्क, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो आई वुड अगेन से language is the biggest barrier. Not only in France but in any European country. Okay. फ्रांस को मीट लवर्स का जन्नत कहा जाता है, बट एज अ वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन हैं, तो क्या आपको डर था कि यहाँ पे आपको सिर्फ खाने के लिए सैलेड्स या बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी? शुरुआत में जब आप किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट जाते थे और वहाँ पे आप वेजिटेरियन पूछते थे, तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन कैसा रहता था? बिल्कुल, वैसे हमारी फैमिली में सिर्फ मैं वेजिटेरियन हूँ। बाकी तो ये लोग चिकन खा लेते हैं। और हाँ, मीट उतना, रेड मीट तो नहीं। जैसे मीट की अगर बात करें तो यहाँ पे इन लोग का मीट अलग होता है, लाइक दे प्रेफर बीफ एंड पोर्क। तो हम लोग, ये लोग तो वो भी नहीं खाते। तो जी हाँ, फूड के मामले में डिफ़िकल्टी तो है।
स्पेसिफिकली मेरे लिए और एडिशनल, जैसे आप तो चिकन भी नहीं खाते, क्योंकि यहाँ पे आपको चिकन की डिशेस तो मिल जाएंगी। जी हाँ, शुरुआत में जब हम आए थे तो हमें थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि जैसे पहले कहा कि लैंग्वेज बैरियर था, तो समझाना, कोई आ रहा है पूछना उससे कि इसमें इसमें क्या है क्या नहीं है, ये वेजिटेरियन डिश है कि नहीं, तो थोड़ा सा रिएक्शन उतना फ्रेंडली नहीं आता था, आई कैन से। और यहाँ पे वेजिटेरियन का डिफरेंस, वेजिटेरियन का मतलब भी अलग है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन फिश और एग भी वेजिटेरियन में ही कंसीडर होता है। ओह, दैट्स स्ट्रेंज। या फ्रेंच ये चीज पीपल, हमको पता नहीं थी पहले। या तो ये गलती मेरे से काफी बार हुई है कि मैंने पूछा है कि वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें फिश था, एग तो बाय डिफॉल्ट वेजिटेरियन ही कंसिडर होता है यहाँ पे। तो जी हाँ, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट था, और रिएक्शंस थोड़े से एब्सर्ड रिएक्शंस थे, मतलब दे डिडंट लाइक इट, ये समझ में आया। बट ओवर द इयर्स चीज़ें भी चेंज हुई हैं। आई थिंक पॉलिटिकली भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जैसे जैसे पॉलिटिक्स चेंज होती है, वैसे वैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंग्लिश इन दिस सिटी, आई हैव सीन दैट इट हैज़ ग्रोन। तो उसके बाद रेस्टोरेंट्स भी ऐसे काफ़ी हैं जो इस तरह का, मतलब वेजिटेरियन डिशेस इंक्लूड करने लगे हैं, प्लस दे ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। यंग क्राउड इंग्लिश स्पीक करता है, तो जो यंग बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो आपको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लस अभी वो वेगन कल्चर काफ़ी बीच में आया था, तो उसके कारण भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स ने वेजिटेरियन डिशेस और वेगन डिशेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अभी अगर आप बाहर खाने जाते हो तो उतना प्रॉब्लम शायद आपको ना हो, बट शुरू में अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आपको सही रेस्टोरेंट्स भी नहीं पता होते हैं कि आपको कहाँ जाना है एग्जैक्टली, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, टू फाइंड अ रेस्टोरेंट एंड देन गो, तो वो भी है। तो ये सारी डिफ़िकल्टी तो थी, बट आप धीरे धीरे जानने लगते हो और इजी होने लगता है आपके लिए। आप कोई ऐसे 3 or 4 डिशेस, वेजिटेरियन डिशेस जिसमें एग और फिश नहीं है, तो वो बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 or 4 डिशेस हैं जो कि एज अ वेजिटेरियन है और उसमें कोई इशू नहीं है खाने में? 3 अगर डिशेस के अगर आप नाम बोलें तो आप रातातुई है जो वेजिटेबल्स हैं ज़्यादातर, ग्राता दोफा, और चीज रैकलेट और पोटैटोज। ओके, यस। सो इफ यू कैन हैव चीज, तो ये आपके ऑप्शंस वेजिटेरियन में हो सकते हैं, राइट। ग्राता दो फिनोआ और रैकलेट। ओके, okay, and they have good selection of salads. They have good collection of salad. Yeah. Yes. Okay. You said कि इंडियन कम्युनिटी में इंटीग्रेट होना, तो आपका एक सोशली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे ज़्यादा। तो जब नए लोग आते हैं तो इतना आइडिया उनको नहीं रहता है कि कहाँ हम ढूंढें इंडियन कम्युनिटी, या कैसे हम इंडियन लोगों के साथ इंटीग्रेट हो। तो वहाँ पे फिर आपने किस तरह से हेल्प ली? आपने सोशल मीडिया की हेल्प ली, या यू हैव ऑलरेडी फ्रेंड्स हियर? तो आप अगर कोई नया आ रहा है तो उसके लिए किस तरह से हेल्प हो सकती है? राइट। तो जैसा कि नीलेश ने बताया, ये तो श्नाइडर से आए थे। तो श्नाइडर इज़ अ फैमिली, इट्स अ बिग फैमिली। तो यहाँ पे श्नाइडर के काफ़ी लोग हैं। तो वो एक चैनल मिलता है, जैसे इनके काफ़ी कलीग्स थे इंडिया में जो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने हमें इंटीग्रेट किया यहाँ पे। फिर आजकल सोशल मीडिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक रहता है। तो हमने भी वही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन किए, उसके थ्रू फिर मीटअप्स जब होते थे तो हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। इंडिया में जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ की वाइब्स अलग रहती हैं, एम्बियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप चाहे मार्केट चले जाओ, देन फैमिली मीटअप्स होता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे फिर आप फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एंड आई एम रियली डैम श्योर कि आप फेस्टिवल टाइम में तो इंडिया को ज़रूर मिस करते होंगे। वो तो डेफिनेटली मिस करते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खासकर दिवाली हो गई, होली हो गई। हम लोग बंगाली हैं तो
दुर्गा पूजा जो yes. मतलब हम लोग बचपन से दुर्गा पूजा देखते आ रहे हैं, वो एक हमारा मतलब पार्ट ऑफ कल्चर है। तो वो तो मिस डेफिनेटली करते हैं। पर जैसे ग्रेनोबल में हमारा जो छोटा ही सही बट जो इंडियन कम्युनिटी है, उनके साथ में मिलजुल के जो जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें जो हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़े रिवाज कर लेते हैं, कस्टम्स फॉलो कर लेते हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए हम लोग स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छी मनाई जाती है क्योंकि वहाँ बंगाली कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। तो दुर्गा पूजा वहाँ पे ज्यूरिक में भी मनाई जाती है, जिनेवा में भी मनाई जाती है। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं दुर्गा पूजा के दौरान, और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट होता है वहाँ पे, एज गुड एज आई वुड से इंडिया, एज गुड एज इंडिया, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग सेम। तो इस तरीके से हम लोग काइंड ऑफ नॉट डायरेक्टली बट दूर रह के भी हम लोग थोड़ा सा मतलब वो माहौल जी लेते हैं, ऐसा। ओके जी। और हमारी इंडियन कम्युनिटी मतलब आजकल इंश्योर करती है कि हम सेलिब्रेट करें सारे इवेंट्स। जैसे हम लोग आजकल दिवाली काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं। 4-5 सालों से दिवाली बहुत अच्छे से मन रहा है, और जहाँ पे बच्चे भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पे सेलिब्रेशन दैन इंडिया में अगर आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है, इट्स ऑल अबाउट पटाखा, स्वीट्स एंड एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे लिए एक वो गैदरिंग हो जाती है, तो उसमें थोड़े बहुत और एलिमेंट्स हो जाते हैं, बट एक सेलिब्रेशन होता है। भले हम बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं जला पाए, लेकिन हम थोड़े बहुत पटाखे जला लेते हैं, और थोड़े एथनिक फील आती है, एथनिक कपड़े, और एक दूसरे से मिलते हैं, इंडियन खाना, मिठाइयाँ वगैरह। और अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, महाराष्ट्रियन हैं, बंगालीज हैं, तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव न्यू ईयर्स या अपने रिस्पेक्टिव इवेंट्स अपने ग्रुप में मनाते हैं। और सिंस यहाँ पे ग्रुप छोटा है, तो वी ऑल्सो गेट टू बी पार्ट ऑफ अदर कम्युनिटी और उनका इवेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक काइंड ऑफ मिनी इंडिया बोल सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज दे इनवाइट अस ऑल्सो इन देयर celebrations, and if there is something we also invite them। तो ये एक है कल्चरल, मतलब इंडिया भी डाइवर्स है, तो यहाँ पे वो एक्सचेंज काफ़ी अच्छा है। होली भी हम मनाते हैं, छोटे ग्रुप में मनाते हैं, बड़े स्केल में तो नहीं, लेकिन होली भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, वो बात नहीं हो पाती जो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में हमारे लव्ड वंस भी हैं, उनको हम मिस करते हैं। फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा हम अपने फैमिली को मिस करते हैं, और खाने को मिस करते हैं। बट यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो फ्रेंड्स और फैमिली है, जो फ्रेंड्स अभी फैमिली बन गई है, वो हमें उतना ज़्यादा मिस ना करने दें। यस यस। और आई थिंक जिस तरह सभी सेलिब्रेशन होता है, तो एटलीस्ट हमारे बच्चे रूट से कनेक्टेड रहते हैं। सही बात, कल्चर से कनेक्टेड। हाँ, उनके लिए फिर ऐसा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नहीं रहती है कि दे आस्क क्वेश्चन, तो एटलीस्ट दे आर कनेक्टेड एंड दे नो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो बहुत कुछ मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कुछ पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा भी देते हैं अपने बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में, तो उनके बच्चे जानते हैं इंडियन, तो वो भी है। ऑफ कोर्स फेस्टिविटीज के थ्रू भी हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है, बट हाँ, बच्चे कनेक्टेड रहते हैं और उनको भी साथी मिल जाते हैं। और फिर एक नई जगह पे बच्चों को उनके फ्रेंड्स अगर मिल गए हैं, दैट टू इंडियंस, तो it's good for them. It's very good. Yes. Okay. आप दोनों आर्टिस्ट हैं एंड यू बोथ सिंग्स वेरी वेल। तो और फ्रांस को भी हम म्यूज़िक और कल्चर आर्ट का देश कहते हैं। तो यहाँ के म्यूज़िकल वाइब ने आपके अंदर के आर्टिस्ट को इंस्पायर किया, या पेरिस की गलियों में घूमते हुए लगा कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स को देख के नहीं यार, एक गाना तो बनता है यहाँ पे? बोलो सिंगर। नहीं, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ फ्रांस जो है ये कल्चर और म्यूज़िक का देश है। यहाँ के लोग आर्ट बहुत पसंद करते हैं, बट
यहाँ पे जिस तरीके का आर्ट है और हम जिस तरीके का आर्ट फॉलो करते हैं वो डिफरेंट है। ओके ऑफ कोर्स एक मोटिवेशन आता है जब यहाँ पे आप लाइव म्यूजिक फेस्टिवल्स देखते हैं, चाहे वो ग्रेनोबल में हो, चाहे वो लियोन में हो, चाहे कहीं भी हो, एक ऐसा एक मोटिवेशन आता है कि भाई हमें भी करना चाहिए, मतलब इस तरीके का कुछ करना चाहिए। और दूसरा है कि थैंक्स टू वर्क लाइफ बैलेंस कि हम अपने लिए वो समय निकाल पाते हैं इन ऑर्डर टू पुट सम टाइम ऑन आवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑन आवर पैशन लाइक म्यूजिक एंड सो ऑन। तो वो दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं यहाँ पे इन ऑर्डर सो दैट हम मतलब अपना शौक फॉलो कर सकें yes. और उसको दिखा भी सकें। सही बात है। यहाँ पे जैसे फेडरल म्यूजिक होता है विच इज लाइक स्ट्रीट्स में बैंड्स आके म्यूजिक प्ले करते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली मोटिवेटिंग। तो अंदर का जो आर्टिस्ट है वो जागता है कि देख के कि लगता है कि गाओ, और हम एंजॉय भी करते हैं उसको सुन के, ये है। और ऐसी आशा करते हैं कि हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बट हमारा म्यूजिक बहुत डिफरेंट है, इनका वेस्टर्न म्यूजिक है, तो हम लोग ज़्यादातर अपने बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक ही गाते हैं। इंडियन तो वो तो शायद परफॉर्म ना करे, बट इच्छा होती है कि हम भी चले जाएं, थोड़ा माइक पकड़ के गा लें थोड़ा बहुत। तो हाँ, काफ़ी अच्छा है और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है yes. हर जगह। मतलब म्यूजिक सुनो और अच्छा म्यूजिक है, ऐसा नहीं है कि कानों में दर्द हो रहा है, बट अच्छा म्यूजिक है, सुरीला म्यूजिक है, मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने अभी बोला कि इंडिया में क्या होता है कि वर्क स्ट्रेस इतना होता है, ऑफिस का स्ट्रेस इतना होता है कि अपना जो शौक होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं बेसिकली। yes. यहाँ पे एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि उतना टाइम हमको मिलता है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को एक मतलब रिकमेंड करता है कि हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। okay. तो जो रिमेनिंग टाइम होता है वहाँ पे हम अपना ये पैशन परस्यू कर सकते हैं। okay. तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जहाँ पे हम लोगों को ये सब चीज़ करने का मौका मिलता है। okay. तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, विच हेल्प अस टू फॉलो आवर पैशन एज वेल। एब्सोल्युटली यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब चाहे वो आप अपना पैशन करें, चाहे म्यूज़िक की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप मतलब इंटरव्यूज़ में भी अगर आप जाते हैं तो वो एक डेडिकेटेड सेक्शन उनका यही होता है कि आप कौन कौन सा स्पोर्ट्स करते हैं। ओके, हाँ, that's interesting. That's interesting Yeah. and you should put that in your resume too. Okay. अगर आप resume में कोई भी put स्पोर्ट्स करना कर पड़ता है। रहे हो और कुछ आपकी अच्छी जैसे आप अगर आर्टिस्ट हो तो यू शुड मेंशन दैट इन resume, which I found it very like different from the resume which I had in India. Okay. क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। यहाँ फ्रेंच रेज्यूमे छोटे भी होते हैं, यू डोंट हैव टू कीप ऑन राइटिंग इन डिटेल्ड इन्फो अबाउट व्हाट यू डिड। Okay. इंडिया में हम थोड़ा सा डिटेल्ड लिखते हैं और यूएस में तो बहुत ही डिटेल्ड होता था मेरे फील्ड में, आई डोंट नो अबाउट अदर फील्ड। तो यहाँ पे तो रेज्यूमेस बहुत शॉर्ट होते हैं और वहाँ पे एक सेक्शन होता है कि आप अपने हॉबीज मेंशन करो। आई ऑल्सो लाइक दिस पार्ट ऑफ फ्रेंच पीपल दैट कि वो स्पोर्टिव बहुत होते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने लिए समय निकालते हैं, क्योंकि एक पूरा टाइम मिल जाता है आपको हाँ. जिसके साथ आप अपना पैशन भी फॉलो कर पा रहे हैं और उतना वर्कलोड का स्ट्रेस लेवल उतना नहीं है। जी ओके, बिल्कुल। So what few advices you would like to give to our audience who are planning to come France so that they can have stress-free and hassle-free life here and integrate well with the culture and people? इन माय ओपिनियन पहला चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज इज़ मस्ट। सो लैंग्वेज थोड़ा सा ही सही बट एटलीस्ट सब बेसिक अगर सीख के आ सकते हो, अगर पॉसिबल है तो वो पहला चीज़ करें। Okay. वो इजी हो जाता है यहाँ पे काफ़ी। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो
अगर आपके बच्चे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि आपको किस स्कूल में उनको डालना है, ओके और उसी हिसाब से आप अपना जो रेसिडेंस है, जो घर है, सिलेक्ट करें उस एरिया में, उस सेक्टर में। ओके ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे हिसाब से और क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जैसा नीलेश ने कहा वो 2 पॉइंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो स्कूल। तीसरा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप आने के बाद जॉब करना चाहते हो तो बेटर है आप इंडिया से जॉब सिक्योर कर लो, ऐसे कंपनी जो फ्रांस में भी हो और आपको ऑन साइट असाइनमेंट दे रही है, इट्स गुड। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी कि कंपनी मुझे ऑन साइट भेज देती, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी को चूज़ किया जिसके कारण मुझे रिज़ाइन करके यहाँ पे आना पड़ा, एंड देन आई हैड टू स्टार्ट अगेन। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड इनिशियली विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। तो मेरे हिसाब से ये भी था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं आने के बाद, अगर आप स्टूडेंट है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप जॉब सिक्योर करके आओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो, और अगर आप इंडिया में बताते हो कि आप फ्रांस माइग्रेट कर रहे हो तो दे इजीली दे फाइंड अ प्लेस फॉर यू इन अदर कंट्रीज, आई मीन इन माय डोमेन। देन एक और चीज़ है, जैसे यूरोप इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट, तो अगर आपको दूसरी, आप शेंगन वीज़ा से अगर आ रहे हो और दूसरी कंट्रीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, फ्रांस भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ के रोडवेज बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप आने के बाद ही जल्दी से अगर आप डिसाइड करो कि यहाँ का अगर आप लाइसेंस ले लो, वो भी काफी अच्छा है, हो जाता है। या टू सी अराउंड एंड काफी इजी हो जाता है, स्पेशली द हिडन जेम्स। हिडन जेम्स, एग्जैक्टली। तो ये एक चीज है, मैं एडवाइस दूंगी कि आने के बाद ही आप कर लो तुरंत, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी जाता है आपको, क्योंकि इनका अलग प्रोसेस है, थ्योरी एग्जाम होती है, कोड एग्जाम, वो भी फ्रेंच में, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जितना जल्दी इन्वॉल्व होके कर लें तो बेटर रहता है। बेटर है। तो 1 साल के लिए तो इंडियन लाइसेंस है, बट विद इन अ ईयर अगर आप फ्रेंच ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, इट्स बेस्ट, इट्स वेरी नाइस। मतलब क्योंकि यहाँ के रोडवेज बहुत अच्छे, कंट्री साइड बहुत अच्छा है, आपको बहुत इजीली अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने का। यस यस। और एक और एडवाइस है, जैसे आप थोड़ा ओपन माइंड से आए फ्रांस में, अगर आप यूएस का सोच रहे हैं, यूएस में इनिशियली थोड़ा था कि दे आर वेरी वेलकमिंग, अभी तो खैर सिचुएशन चेंज है, बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका बहुत वेलकम किया जाएगा फ्रांस में, तो ऐसा आप मत सोचें। आपको यू हैव टू बी ऑन योर ओन। तो जितने जल्दी हम उस मानसिकता से हटें कि कोई हमारा काम करके देगा हमारे लिए, और काम को खुद ही करने के लिए अगर आप रेडी रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उस मानसिकता से फ्रांस में आए और ये सोचे कि ज़्यादातर चीज़ें आपको खुद ही सॉल्व करनी है, आपकी प्रॉब्लम्स। अगर आप ओपन माइंडेड आ रहे हैं तो आप अच्छे से इंटीग्रेट भी होंगे, ये भी हो सकते हैं। यू आर रेडी टू टेक द चैलेंजेस एज वेल। एग्जैक्टली। ओके, आपका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा ना, तो आपको इजी रहेगा, आपको कोई मतलब इमोशनल ठेस पहुंचेगी नहीं। जी, ऐसा है। ओके, तो आपके हिसाब से एक तो ड्राइविंग लाइसेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें। दूसरा चीज़ कि इफ़ यू आर कमिंग विद द किड्स तो रेसिडेंस आप स्कूल के हिसाब से आप अपना सर्च करें। पॉसिबल हो तो जॉब सिक्योरिटी लेकर आए, अदरवाइज तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, जैसे एज यू सेड इन द प्रीवियस कन्वर्सेशन, लाइक पोल एम्प्लॉय जो फ्रांस travail है, एंड the last one is that open minded and language is must. Language is must. Yeah. That is the most important thing. Yes. थैंक यू सो मच प्राची एंड नीलेश, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, एंड होपफुली हमारे ऑडियंस के लिए वो बहुत हेल्प करेंगी। एंड अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट सेक्शन and we will try to resolve as much as possible. Thank you so much. It was a pleasure time with you. Thank you. Thanks Neha. Thanks for having us. Thank you for having us.